स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में हुआ परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने दी तिरंगे को सलामी। मोतिहारी में 15 अगस्त से पहले आतंकी हमले का अलर्ट। खुफिया इनपुट पर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा गई बढ़ाई। कई ट्रेनों में चलाया गया सर्च अभियान। मुजफ्फरपुर में नगर निगम की लापरवाही से जल जमाव। गंगा नदी ने इलाकों में मचा रखा है कोहराम। लोगों का जीना हुआ मुश्किल। सहरसा में घंटों तक तेज बारिश से लोग परेशान। 20 से ज्यादा वार्डों की सड़कों पर झील का नजारा। लोगों ने बड़े ड्रेनेज निर्माण की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए रुक करते हैं बिहार और झारखंड राज्य की खबरों की ओर। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। शुक्रवार को रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास हुआ और उपायुक्त वरुण रंजन और डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद ने निरीक्षण किया। परेड के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उपायुक्त और डीएसपी ने मुख्य समारोह के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए परेड से संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बताते चले कि आरजी स्टेडियम में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपायुक्त ने बच्चे और 60 साल से ऊपर के लोगों से न आने की अपील भी की है। जैसा कि सरकार का दिशा निर्देश आया था, इसके अनुसार हम लोग लिमिटेड वे में जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसको देखते हुए हम लोग स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो हर साल जो मेजर प्रोग्राम्स होते थे जिसमें काफ़ी भीड़ होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, ये सब उन चीज़ों को दूर रखा गया है। साथ ही निवेदन किया गया है कि जो बच्चे हैं और जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं वो लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट न। मोतिहारी स्वतंत्रता दिवस के तहत खुफिया इनपुट पर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बापू धाम रेलवे स्टेशन के साथ कई ट्रेनों में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत नेपाल की खुली सीमा का जिला होने के कारण अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा और जांच बढ़ाई गई है। रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त अरविंद कुमार लाल के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बापू धाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस अभियान का नेतृत्व आरपीएफ के पोस्ट कमांडर अर्जुन कुमार यादव और जीआरपीएफ थाना अध्यक्ष शशि कपूर के द्वारा सुरक्षा जांच की जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशन से खुलने वाली सभी ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर विस्फोटकों और अन्य संदिग्ध पदार्थों की गहन जांच भी की जा रही है। इस अभियान में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने सभी ट्रेनों की बोगियों में यात्रियों के बैग और सामान को खोलकर गहन तलाशी ली है। हाँ, अभी हम लोग सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से तो हमेशा प्रोग्राम हम लोग चलाते रहते हैं, चेकिंग करते हैं यात्रियों का, संदिग्ध यात्रियों का और सामानों का। लेकिन अभी खास करके स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए हम लोग विशेष अभी चेकिंग कर रहे हैं और सारे लोगों को सतर्क कर रहे हैं। और खास करके नेपाल बॉर्डर से नज़दीक होने के कारण हम लोग और विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं और यात्रियों को खास करके और कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए मास्क वगैरह लगाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। जब दरभंगा में जो ब्लास्ट की घटना जब सामने आई थी उसी दिन हमने निर्देश जारी कर दिया था पूरे समस्तीपुर मंडल को, जिसमें मोतिहारी आरपीएफ पोस्ट के हमारे जो बल सदस्यगण हैं, हमारे निरीक्षक प्रभारी हैं, उनको भी हमने अलर्ट कर दिया था। जनरल पत्र के द्वारा, निर्देश के द्वारा भी और पर्सनली बात करके भी इनको अलर्ट कर दिया गया था कि चेकिंग वगैरह बढ़ाएं और किसी तरह का वारदात नहीं हो, किसी की घटना इस तरह की नहीं घटे, रेलवे एरिया में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रूप से कायम हो, इसके लिए पूरी कोशिश करें। मास्क जरूरी है। मुंगेर जिले से 70 किलोमीटर दूर बने तारापुर प्रखंड के विषय पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च कर पंचायत सरकारी भवन बनाया गया है। इसमें 5 पंचायतों को जोड़ा गया है ताकि इस भवन में 5 पंचायतों के मुखिया, तारापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी
और तारापुर के अंचल अधिकारी बैठकर ग्राम स्तर पर विकास कर सके और पांचों पंचायत के ग्रामीणों को लाभ भी मिले। ग्रामीणों की माने तो 6 साल पहले ये भवन बनाया गया, यहाँ कोई नहीं आता है, ना कोई सरकारी कार्य यहाँ होता है। हम लोगों को अगर जमीन की रसीद कटवाने या जमीन संबंधित दाखिल खारिज करवाना है तो तारापुर जाना पड़ता है। एक दिन के काम के लिए महीनों लग जाते हैं। जिला अधिकारी को सभी जिला को निर्देश दिया गया कि जितने भी पंचायत सरकार भवन बने हैं वहाँ RTPS सेंटर 15 तारीख के बाद चालू कर दिया जाए और नियमित रूप से जो छोटे मोटे काम के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है वो यहीं पर काम होंगे। इस तरह के काम करने का निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिया गया। मैं समझता हूँ कि 15 तारीख के बाद से यहाँ पर RTPS से काम करना शुरू करें। एक जिला परिषद क्षेत्र का जो एरिया था वो ये पंचायत सरकार भवन बना। अच्छा, यहाँ सरकार का छोटा मोटा जैसे दाखिल खारिज, आपका CO का बैठना, कर्मचारी का बैठना, रसीद काटने का, या अभी जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे का कर्मचारी तो बैठ रहा है, कभी कभी रसीद काटने वाले लोग भी आते हैं, यहाँ से कटता है। बोला कि यहाँ वीडियो सर आया हुआ था, मुखिया जी था साथ में, तो उसने बोला कि सर जो यहाँ इधर रखा आदमी चाहिए, तो हमको बोला ठीक है ये लगा रहा था इसी को रख दीजिए। तो उसी समय हमको सर रख लिया, बोला कि आपको जो कि पेमेंट किया जाएगा, हमको रख लिया। उसी टाइम से अभी 2016 से अभी तक 2021 हो गया सर, ये पेमेंट हमको दे दिया है। कितने हो चुके हैं? 6 ईयर। अच्छा, 6 साल कंप्लीट हो चुका है। और जितने का भवन ये बना है हमको लगता है उसका 1% भी यूज नहीं हुआ है। ना तो यहाँ किसी दिन मुखिया बैठे हैं आज तक, जबकि 5 पंचायत के मुखिया बैठने का है, लेकिन यहाँ अभी तक एक मुखिया कभी दर्शन नहीं होता। 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ देते हैं। सिर्फ झंडोत्तोलन के लिए यहाँ काफी अच्छे से मनाया जाता है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे। संवाददाता अथर खान जुड़ चुके। अथर, मुंगेर में करोड़ों रुपए खर्च कर पंचायत सरकारी भवन बनाया गया है, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि 6 साल पहले भवन बना है और यहाँ पर कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो पाता है। देखिए नुपुर, ये जो मुंगेर की ही बात नहीं, ये पूरे बिहार की बात अगर हम करें, आंकड़ा की बात करें तो बिहार में 38 जिला है, हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना है और वहाँ पे जो ग्रामीण विकास की बात होती है या कार्य होना है या फिर कोई भी दाखिल खारिज होना जमीन संबंधित, सारा बैठ के वही निर्णय लिया जाता है, जमीन की रसीद वही कटाना है। यानी कि ग्रामीण जो आपका अंचल कार्यालय हो या फिर SDO के पास हो या CO के पास, वो भटके नहीं, वो कार्यालय में जाए, वहाँ CO अवेलेबल हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO अवेलेबल हो, ताकि आसानी से ग्रामीणों को ये कार्य हो सके। इस उद्देश्य के साथ बिहार सरकार ने इस पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन बनाया था और उसका उद्घाटन किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में पंचायत भवन का जो है वो करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है, सारा पैसा व्यर्थ है, वहाँ कोई नहीं बैठते हैं। ये तो एक छोटा सा मुंगेर जिला के हम आपको दिखा रहे हैं। अगर बात करें तो मुंगेर जिला में कई पंचायत भवन है, सभी का ये हाल है। सिर्फ सरकार का जो वादा है वो सिर्फ खोखला है और दिखावा है और पैसे का व्यर्थ है। जी अथर, ग्रामीणों की तरफ से ये भी कहा गया है कि यहाँ पर कोई मुखिया नहीं बैठता है। अगर 15 अगस्त से 26 जनवरी को छोड़ दे तो ऐसे में ग्रामीणों की समस्या का कैसे हल होगा? अथर, लेकिन तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे मुखिया बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर मुखिया तक का बैठना है। इसमें हमने ग्रामीण विभाग के मंत्री से जो आए थे संजोग से, उस दिन वो भवन खुला तो हमने उनसे सवाल किया कि जो सरकार भवन बनाई है उसका ये उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। साल में सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को खोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने टाल मटोल करते हुए उन्होंने कहा कि अब जो नया रोस्टर है उस रोस्टर के हिसाब से सारे लोग बैठेंगे और वो टाल मटोल करते हुए नजर आए, जबकि यहाँ पे मुखिया BDO सभी को बैठना है और ग्रामीणों को सहयोग करना है और ग्रामीण कार्य विकास का कार्य करना है और वहां बैठ के निर्णय लेना है कि पंचायत में क्या क्या कार्य होना है। लेकिन सब वहां से नदारत होते, ऊपर से ऊपर जो मुखिया के जो वहां के लोग हैं, जो सरकार के द्वारा कुर्सी टेबल जो दिया जाता है वो भी अपने घर ले आकर के उसका उपयोग कर रहे हैं। यानी कि सरकार का पैसा मुखिया मालमारी कर रहे हैं और अपने में लाभ उठा रहे हैं। जी शुक्रिया अथर खान, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। दुमका के गांव में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपको बता दें कि जामा प्रखंड के भैरवपुर पंचायत अंतर्गत थानदार डुमरिया गांव में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
अगर देखा जाए तो इस गांव में लोगों को पेयजल के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के काल में उपायुक्त दुमका द्वारा इस गांव को गोद लिया गया है और उस समय उपायुक्त दुमका द्वारा ग्रामीणों से कई छोटे बड़े वादे भी किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इस गांव में आज भी बहुत से लोग चापाकल के अभाव में कुएं के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही कई ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। वे लोग आज भी मिट्टी के खंडहर नुमा घर में किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। आपको बताते चले कि थानदार डुमरिया में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी आ चुके हैं। कुछ नहीं मिला है। गैस सिलेंडर लाया था जो दिखा दिया और फिर ले गया, लेकर हम लोग नहीं दिया तो हम लोग नहीं मिला तो खरीद करके लाया। अच्छा, खरीद करके लाया। इतना महंगा गैस भर रहा है तो हम कहाँ से भर पाएंगे, तो हम लोग यही जला रहे हैं। ताल का पत्ता है। अच्छा, और कुछ लकड़ी महंगा बहुत दूर से लाते हैं हम लोग। पूरा देश एक ओर बाढ़ का कहर झेल रहा है तो वहीं मुजफ्फरपुर शहर नगर निगम की लापरवाही की वजह से लोग जल जमाव की समस्या झेलने को मजबूर है। इन दिनों गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वहीं उत्तर बिहार की नदियां बूढ़ी गंडक और अन्य नदियों के तेवर थोड़े कमजोर जरूर हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के प्रकोप में कमी आई है। वहीं शहरी इलाकों में बरसात के पानी से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। पूरे शहर में बरसात की वजह से जल जमाव की समस्या हो चुकी है। लोगों को घरों से निकलने के लिए भी तालाब बनी सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय, सदर अस्पताल हो या मंदिर, सभी जलमग्न हो चुके हैं। शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बंगलामुखी मंदिर की बात करें तो उसका परिसर भी बरसात और नाले के पानी से वहां पे घुस चुका है और ऐसे में लोग नगर निगम को कोस रहे हैं। वहीं कल रात से हुई बरसात ने पूरे शहर को झील में बदल दिया है। छपरा के व्यवहार न्यायालय को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उसकी हालत देखते ही बन रही है। खुद मंदिर के न्यायाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करते हैं। उन्हें पानी से होकर ही न्यायालय तक पहुंचना पड़ता है। अधिवक्ता या मुवक्किल इस जल जमाव में अपने कपड़े उठाकर जैसे तैसे न्यायालय में पहुंचने के लिए मजबूर है। अधिवक्ताओं का कहना है कि थोड़ी सी बारिश क्या हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया, लेकिन आज न्याय का मंदिर भी इस जल जमाव से अछूता नहीं रहा। नगर निगम जब से बना है तब से आज तक सिर्फ नरक ही देखने को मिला है। सभी नाले बंद पड़े हैं। सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अब पहले तो कोरोना को लेके हम लोग परेशान थे, न्यायालय का काम ठप था। अब कुछ कोरोना काल में काम समाप्त हुआ और कुछ ये काम स्टार्ट न्यायालय में हुआ, तो अभी बरसात परेशानी का कारण हो गया है और बरसात के कारण पूरे न्यायालय परिसर में जल जमाव की स्थिति है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है और पूरे शहर में जो जल जमाव लगा हुआ है, इससे देहात से आने वाले या शहर के भी मौकिल न्यायालय नहीं आ पा रहे हैं। सहरसा जिले में गुरुवार को सुबह हल्की बूंदाबूंदी शुरू हुई, जिसके लगभग 2 घंटे बाद वे तेज बारिश में बदल गई, जो लगातार घंटों तक बरसती रही। वह शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को भी सुबह हुई बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। 2 दिनों तक रुक रुक कर हुई बारिश से नगर परिषद क्षेत्र के कुल 40 वार्डों में से आधे से ज्यादा वार्डों के प्रमुख सड़कों पर झील का नजारा दिखने लगा। शहरी क्षेत्र के निचले इलाके और मोहल्ले के कम ऊंचाई वाले सड़कों पर जल जमाव दिखाई दिया। साथ ही पथ निर्माण विभाग और नगर परिषद द्वारा निर्मित कई सड़कों की पोल भी खुलती दिखाई दी।
जहां लंबी सड़कों के बीचों बीच में जल जमाव दिखाई पड़ा, जिससे लोग बेहाल हैं। वहीं पैदल यात्री और वाहन चालकों को निकलने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कई अन्य मोहल्लों की सड़कें भी बरसात के पानी में डूब गई। बरसात के जल जमाव से डूबे मोहल्ले के लोगों ने बड़े ड्रेनेज निर्माण की मांग की है। शहर का सहरसा नगर परिषद का ये वार्ड नंबर 12 है और ये बीचों बीच शहर के बीचों बीच का ये वार्ड है। यहीं से कुछ ही दूरी पर न्यायालय है और भी सारे सरकारी कार्यालय भी इसके अगल बगल में ही हैं। लेकिन इस शहर का इस वार्ड का ये हाल है कि इसको नगर परिषद सहरसा न कह के हम यदि नरक परिषद सहरसा कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पर इसमें पानी लगा रहता है, चारों बगल का नाला वगैरह का चारों बगल का पानी लगा रहता है। घर से निकलते हैं पानी में ही हम लोगों का पैर घुसता है। बराबर यहाँ मोटरसाइकिल का दुर्घटना होते रहता है, गिरते पड़ते रहता है लोग। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जरा सा इसके ऊपर ध्यान दिलवाया जाए। ये लगभग 3 करोड़ के लागत से बना हुआ है। 6 महीने पहले रोड बना हुआ है। रोड और नाला ये जो है नीतीश जी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोल खोल है। कहीं रोड का लेवल और नाला का लेवल कहीं लिया नहीं, जिससे आज दिक्कतें महसूस हो रही है। नाला का लिंक भी कहीं किया नहीं गया। गंगा नदी में जारी लगातार उफान का कहर दिख रहा है। वहीं दियारा क्षेत्र के साथ अब मोकामा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों पर इसका कहर टूटने लगा है। इस प्रखंड की शेरपुर, बातपुर और रामपुर डुमरा पंचायत के निचले हिस्से में गंगा नदी का पानी कोहराम मचा रहा है। इन दोनों पंचायतों में लोग रत जगह पशुओं के लिए चारा और रहने की समस्या भी विकराल रूप धारण कर रही है। बागपुर गांव में तो गंगा का पानी झोपड़ियों तक घुस गया है। गंगा नदी में उफान जारी रहने से इलाकों में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर लोकल सीओ को पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी दे दी गई है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गंगा नदी के उफान की वजह से वहाँ पर पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आइए, चलिए बढ़िया। कैमूर जिले के मोहनिया के अकौड़ी गांव के किसान पिछले 10 साल से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। अकौड़ी गांव जीटी रोड और रेलवे लाइन के बीचों बीच है। बरसात के पानी की निकासी के लिए पंडित दीनदयाल गया रेलखंड में पुलिया बनी है, लेकिन इससे जल निकासी नहीं होने से अकौड़ी, मुबारकपुर और दिड़खिली मौजा में करीब हजारों एकड़ में लगी धान की फसल हर साल बर्बाद हो जाती है और समय के अनुसार रबी फसल की बुआई भी नहीं हो पाती है। बताते चले कि हजारों एकड़ में लगी धान की फसल पिछले 10 दिनों से पानी में डूबी हुई है। इससे किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। किसानों ने आगे बताया कि रेलवे पदाधिकारी की उदासीनता से समस्या गंभीर बनी हुई है। करीब 8 सालों से रेल लाइन में बनी पुलिया जाम है, जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पाती है। आज मोहनिया अंचल कार्यालय में आए हैं। अंचल कार्यालय में आज तो सिर्फ अकोढ़ी गांव के कुछ चंद किसान आए हुए हैं, जिनकी समस्या सिर्फ अकोढ़ी की नहीं है, समस्या आज पूरे मोहनिया अंचल की है। जब से रेलवे का चौड़ाकरण हुआ है, पूरा आप देख सकते हैं वहाँ बरेज से लेकर के और दुर्गावती तक पूरा रेलवे से दक्षिण साइड का हिस्सा हमेशा पानी में डूबा रहता है, जिससे 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पानी में एक तालाब की तरह रूप ले लिया है और वहाँ के लगे हुए फसल पूरी तरह से हर साल नष्ट हो जाता है। अकोढ़ी पंचायत के कुछ ग्रामीण आए थे। हम लोग का कहना है कि हम लोग का हजारों एकड़ जमीन में काफी। खड़गपुर में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह आत्महत्या करने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शिक्षक के परिजन शिक्षक की हत्या की आशंका जता रहे हैं। उस मामले में मृतक के भाई जितेंद्र कुमार की माने तो देर रात उसे पुलिस द्वारा सूचना मिली कि उसके भाई सन्नी की मौत हो गई है। इस सूचना पर जब उसने खड़गपुर जाकर देखा तो उसके भाई की मौत हो गई थी। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि देर रात वो उठी तो उसका पति उसके पास नहीं था और उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और जब किसी तरह से दरवाजा खोला गया तो अपने पति को जमीन पर गिरा हुआ उसने पाया। आनन फानन में लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।
वहीं पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया। हमको पता चला कि मेरा भाई का जो है ना मौत हो गया है। कैसे वहाँ जब गए मतलब खड़गपुर में तो हॉस्पिटल में जो गर्दन में जो है ना निशान था। चंडिका सीसीएल कर्मी से छिनतई और हमला करने के बाद युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ बीरेंद्र चौधरी ने कहा कि रात सीसीएल कर्मी मनमोहन सिंह ड्यूटी करके घर लौट रहा था, तभी 3 लोगों ने उनकी स्कूटी को रुकवाकर उनके पैसे छीने और उन पर लाठी से वार भी किया। उसके बाद अपराधियों ने उनकी स्कूटी भी छीन ली। वहीं पुलिस वहां से गुजर रही थी, तब उसने देखा कि एक युवक सड़क किनारे गंभीर हालत में पड़ा है। पुलिस द्वारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। और इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और अपराधियों के पास से स्कूटी, मृतक का पैन कार्ड और नकद भी बरामद किया गया है। लगभग 1 बजे एक सीसीएल कर्मी अपने ड्यूटी करके, जिनका नाम मनमोहन सिंह है, वो अपना ड्यूटी खत्म करके वो अपना घर जा रहा था। 10 नंबर के पास उसका एक अचानक वो स्कूटी से जा रहा था कि वहाँ पर 3 लड़का मिले और तीनों लड़का ने इसको रोक लिया। रोक करके इसके साथ मारपीट कर दिया, पूरा मारपीट किया। वो घायल हो गया और उनके पास जो पर्स था उस पर्स ले लिया। पर्स में उसका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और 2000 रुपया नगद था और स्कूटी छीन करके इन लोग भाग गया। वो घायल अवस्था में वहाँ पड़ा था और इन लोग स्कूटी लेकर के और पैसे लेकर के भाग। अरे चुप नीचे करो। औरंगाबाद जिले के हरीना गांव में 45 साल ददन सिंह की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। बताते कि युवक ददन सिंह बाजार गया था, लौटने के समय अपराधियों द्वारा पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक की आंख भी फोड़ डाली। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की है। वहीं मौके पर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सैनी और अंचल अधिकारी ने पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। मर्डर करके उसको रोड पर फेंक दिया जाए। लाश को मुआवजा के लिए हम लोग रोड जाम किए कि भाई 4 लाख मुआवजा मिले और तत्काल गिरफ्तारी हो 24 घंटे के अंदर। अगली खबर कैमूर जिले के गांव से है, जहां NH 30 पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों को रौंद डाला, जिससे घटनास्थल पर ही छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कार चालक भागने में सफल रहा। मृतक युवक रोहतास जिले के कैलाशपुर पर सतुआ गांव का बताया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर NH 30 मोहिनिया कोचस पथ को जाम कर डाला। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर प्रशासन से मुआवजे और बाईपास सड़क की मांग की। मौके पर पहुंची मोहिना पुलिस ने परिजन और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पर सतुआ के बगल में कोई कैलाशपुर गांव है, वहीं का राजकुमार रहने वाले हैं और वो अपने दोस्त को किसी को स्टेशन पर छोड़ने गए थे और छोड़ के लौट रहे थे। बस्तीपुरा पेट्रोल पंप के सामने एक कार वाला मार दिया धक्का, जिससे वो उसको डेड कर गए। इसी से सब ग्रामीण ने मिलकर जाम किया था। छूट गया जाम? हाँ, अभी सीएस साहब आए, उनका शासन पर जाम छूटा। एक बाइक एक्सीडेंट आया है, राजकुमार जी और मिथिलेश कुमार नाम से हैं। तो राजकुमार जी का तो ब्रॉड डेड है, वो डेड आए ही हैं और जो मिथिलेश कुमार हैं उनको हल्का सा सीना में चोट है, एक्सरे के लिए भेजा गया है और उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां जिले के हसनपुर में अपराधियों ने नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक हसनपुर क्षेत्र के NKW ईट चिमनी के नाइट गार्ड की अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृत नाइट गार्ड की पहचान हसनपुर प्रखंड के मोहली गांव निवासी अजीत यादव के रूप में की गई है। घटना के संबंध में चिमनी मालिक निरंजन यादव ने बताया कि नाइट गार्ड के लिए 2 लोगों को रखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति घर के अंदर सो रहा था और दूसरा छत पर सो रहा था। इसी दौरान आधी रात में अज्ञात हथियारबंद अपराधी ने घर के अंदर सो रहे अजीत यादव को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर दूसरा गार्ड जान बचाकर वहां से भागा और इसकी सूचना चिमनी के मालिक को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस की टीम के साथ वहां पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट चुके हैं। पर मैं सोया हुआ था वही चौकी पर, बरसा आ गया तो घर चला गया, तो उसको मार के चला गया। हमने देखा किसी को और वहीं पर हम बैठा। चलिए फिलहाल के न्यूज़ बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।